हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 7 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे एक और नए सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है लीज फाइनेंसिंग। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार लीज फाइनेंसिंग होता क्या है। देखिए लिखता है क्या, कहता है लीज फाइनेंसिंग इज अ पॉपुलर मॉडर्न सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। यानी कि ये लीज फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, साथ साथ ये एक मॉडर्न सोर्स ऑफ मीडियम है, किसका, बिजनेस फाइनेंस का, और साथ साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस भी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको मेंशन जरूर से कीजिएगा जब आपके एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे थे कि लीज फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और साथ साथ ये जो है यानी लीज फाइनेंसिंग जो है वो मॉडर्न सोर्स ऑफ मीडियम है बिजनेस फाइनेंस का, और उसी के साथ साथ ये लीज फाइनेंसिंग जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस के तौर पर भी सामने आता है। ये तो बातें हो गई। अब कहता है कि आखिरकार ये लीज फाइनेंसिंग है क्या। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है इट इज एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। यानी ये जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। यानी जब कभी भी बिजनेस फाइनेंस में अगर लीज फाइनेंसिंग के तौर पर अगर हम फंड रेज करेंगे या किसी चीज को यूज करेंगे या किसी दूसरे पार्टी के एसेट को हम इस्तेमाल करेंगे या उसका यूज करेंगे, तो उस बेसिस पर या फिर यूं कहा जाए कि लीज फाइनेंसिंग वाले मेथड में ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के, बेसिकली बिना एग्रीमेंट के ये लीज फाइनेंसिंग कभी होगी ही नहीं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आगे क्या लिखता है, वेयर वन पार्टी यानी कि द ओनर अलाउज अनदर पार्टी टू यूज एन एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन एक्सचेंज फॉर अ रेगुलर पेमेंट। यानी यहाँ पर कहता क्या है कि लीज फाइनेंसिंग जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहां एक पार्टी जो ओनर होती है किसी भी एक संपत्ति की, किसी भी एक एसेट की, और वो जो ओनर जो होती है, जो पार्टी जिस पर्टिकुलर एसेट की ओनर होती है, वो सामने वाले यानी दूसरी पार्टी को अनुमति देती है, अलाउ करती है, ग्रांट करती है कि आप मेरे संपत्ति को यूज कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और उसके बिहाफ पे आप हमको जो है वो रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करोगे, और पेमेंट का जो नाम होगा वो हमारा रेंट होगा। होता है, हम लोग भी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी चीज हम लेकर के आए हैं जो हमारी नहीं है, दूसरे की है, तो हम लोग अगर उस दूसरे के व्यक्ति के सामान को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस वस्तु के बदले पे या उस वस्तु के बिहाफ पे हमको जो है वो सामने वाली पार्टी को रेंट पे करना होता है। एग्जाम्पल हम ऐसा भी समझ लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मकान में रहते हैं। तो मकान जो होता है या घर जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति का होता है, लेकिन रहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, दूसरा व्यक्ति है। तो जिस किसी भी व्यक्ति का वो मकान होगा, वो रूम होगा, उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को अलाउ किया होगा, परमिशन उनको दिया होगा कि आप मेरे घर में, आप मेरे मकान में रह सकते हो। लेकिन क्या फ्री में रहेंगे? नहीं, उसके बिहाफ पे जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के मकान में रहने आया होगा, वो व्यक्ति जो है वो उस मकान के या उस रूम के
ओनर को जो है वो कुछ पेमेंट करेगा और वो उस पेमेंट का नाम जो होता है जिसको हम लोग रेंट कहते हैं। और इसी टर्म को जब हम बिजनेस फाइनेंसिंग वाले में यूज करते हैं या फिर बिजनेस में यूज करते हैं तो वही हमारा टर्म जो होता है वो हमारा लीज फाइनेंसिंग के तौर पर कहलाता है। ठीक, आई होप कि आपको लीज फाइनेंसिंग समझ में आ गया होगा। तो लीज फाइनेंसिंग जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पर एक पार्टी जो ओनर होती है जो सामने वाली पार्टी को अलाउ करती है, परमिशन देती है, ग्रांट देती है कि आप मेरे एसेट को इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरे संपत्ति को यूज कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और उस बेसिस पर यानी कि जब कभी भी आप मेरे संपत्ति को इस्तेमाल करोगे तो उसके बिहाफ में आपको हमको पेमेंट देना होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उस पेमेंट का नाम हम लोग एज अ रेंट के तौर पर कहते हैं। ठीक, आई होप कि अब आपको लीज फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक पीरियड। अब ये एक स्पेसिफिक पीरियड क्या है? तो जब कभी भी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा यानी ओनर के द्वारा जब कभी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने संपत्ति को यूज करने की वो अनुमति देगा तो उस दौरान क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा, और उस एग्रीमेंट में उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड यानी जो सामने वाला व्यक्ति जितने दिन तक उस सामान को यूज करेगा या फिर ओनर जो है वो ऐसा कहेगा कि आपको जो है वो 11 महीने तक ही इस सामान को आप इस यूज कर सकते हो और 11 महीने के बाद वापस से आप हमको सामान लौटा दोगे। जैसे हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है वैसे ही अगर आप देखो कि अगर हम जो है वो और कोई वस्तु ले रहे हैं या फिर अगर हम बिजनेस के मोटिव से समझते हैं तो बिजनेस में बहुत बड़ी कोई एक मशीन है जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो बिजनेस का ओनर जो है वो उस मशीन को खरीद नहीं सकता है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसके पास वो मशीन अवेलेबल है, वो उसके पास जाएगा और कहेगा कि भैया आप हमको जो है वो मशीन दे दीजिए, और मशीन जो दीजिएगा तो उसके बिहाफ पे हम आपको कुछ रेंट देंगे। तो जो मशीन का मालिक होगा वो कहेगा कि ठीक है, हम आपको अब अपना मशीन यूज करने के लिए तो दे रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही दे रहे हैं। जैसे ही जिस भी टाइम पे वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको मेरे मशीन को वापस लौटाना होगा। अब आप कहोगे कि क्या ये ड्यूरेशन बढ़ सकता है? तो ये डिपेंड करता है उस एसेट के, उस संपत्ति के मालिक पर। अगर वो संपत्ति का मालिक चाहेगा ड्यूरेशन बढ़ाने का तो वो ड्यूरेशन बढ़ा सकता है, अगर वो चाहेगा कि उस एग्रीमेंट को वहीं पर खत्म कर दिया जाए तो वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि इस लीज फाइनेंसिंग में दो पार्टी शामिल होती है, तो वो दो पार्टीज कौन सी है? जिसको पहले वाले पार्टी को हम लोग लेसर के नाम से जानते हैं और दूसरे वाले पार्टी को हम लोग लीज के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं लेसर किसको कहते हैं। कहता क्या है? द ओनर ऑफ द एसेट, यानी जो व्यक्ति उस संपत्ति का ओनर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेसर कहेंगे। और लीजी किसको कहेंगे? जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के यानी ओनर के एसेट को यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल, मेरा कोई मकान, हमको अपने मकान को रेंट पर देना है तो हम ओनर हो गए, तो हम क्या बन गए? लेजर बन गए। और सामने वाली पार्टी मेरे पास आई और कहे कि भैया हमको आपका रूम चाहिए रहने के लिए, तो जब हम सामने वाले व्यक्ति को देंगे अपने एसेट को और वो सामने वाला व्यक्ति उस एसेट का इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा घर में रहने के लिए, तो वो वाली पार्टी जो होगी वो लीजी कहलाएगी। ठीक, आई होप कि आपको दोनों के दोनों पार्टीज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जब लीज फाइनेंसिंग है तो इसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले वाले मेरिट को, जो हमारा कहता है अ कंपनी और अ बिजनेस यूज एक्सपेंसिव एसेट्स विदाउट पेइंग अ ह्यूज अमाउंट। यानी इस लीज फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा यही हो जाता है कि अगर किसी कंपनी के पास या बिजनेस के पास अगर उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर उस एसेट को खरीद सकता है, सपोज दैट कोई एक बिल्डिंग ही हो गया या कोई एक मशीनरी ही हो गया जो वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो उसको खरीद नहीं पा रहा है, या वो सोच रहा है कि अभी हम काम चला लेते हैं किसी दूसरे से लेकर कर, बाद में जब हमारे पास पैसा होगा तो हम जो है उस मशीन को खरीद लेंगे, तो उस दौरान तक जब उसके पास वो मशीन नहीं है तो वो किसी ना किसी से तो लेगा। तो जब वो किसी से लेगा तो वो वाला जो एसेट होगा वो ज्यादा महंगा उसको नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको छोटे पैमाने पर रेंट देना होगा। तो वही यहाँ पर कहता है
कि यहाँ पर जो है जो कंपनीज जो होती है वो उन एक्सपेंसिव एसेट्स को बहुत कम कीमतों पर एज अ रेंट के तौर पर यूज कर सकती है। तो एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, इट इज इजियर टू रिप्लेस ओल्ड मशीनरी विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी यहाँ पर बिजनेस वालों के पास या कंपनी के पास एक और फायदा हो जाता है कि वो अपने पुराने मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं नए टेक्नोलॉजी वाले मशीन से, तब तक के लिए जब तक वो खुद का अपना मशीन न खरीद ले। वो दूसरे से रेंट पर ले आएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन कहता है, गेटिंग एन एसेट ऑन लीज इज यूजुअली फास्टर। अगर हम किसी एसेट को, किसी संपत्ति को अगर हम लीज पे ले रहे हैं तो वो वाला प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्टर और जल्दी हो जाता है एंड इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क। और इसमें जो पेपर वर्क होते हैं वो बहुत लेस होते हैं क्योंकि बस केवल एक एग्रीमेंट बनना होता है। देन अ बैंक लोन, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखते हैं और हमारे सामने कुछ क्राइटेरियाज भी रखते हैं, तो हमको उनके क्राइटेरियाज को भी पूरा करना होगा, साथ साथ सारे के सारे पेपर वर्क को भी कंप्लीट करना होगा। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लीज फाइनेंसिंग वाले मेथड के अंडर में जब हम किसी एसेट को ले रहे हैं यूज करने के लिए, तो ये जो है वो फास्टर भी हो गया, यानी टाइम कंज्यूमशन इसका कम हो गया और साथ साथ इसमें जो पेपर वर्क हो गया वो लेस हो गया। अब जब ये हमारे पास डिमेरिट्स है, सॉरी मेरिट्स है, तो इनके कुछ तो डिमेरिट्स भी होंगे। आइए डिमेरिट्स को पढ़ते हैं। कहता है क्या, अ कंपनी और अ बिजनेस पे रेगुलर रेंटल्स बट द एसेट्स नेवर एक्चुअली बिलोंग टू देम। यानी कोई भी एक कंपनी को या किसी भी एक बिजनेस को जब सामने वाले ओनर का जब वो सामान इस्तेमाल कर रहा है तो उस कंपनी को या उस बिजनेस को उस सामने वाले ओनर को उस एसेट के बिहाफ पर रेंट पे करना होगा और कंटिन्यू बेसिस पर रेंट पे करना होगा। यानी इस मंथ भी दिए तो अगले मंथ भी देना होगा, उसके अगले मंथ भी देना होगा। यानी कंटिन्यू हम जो है वो सामने वाली पार्टी को रेंट दे रहे हैं, लेकिन रेंट देने के बावजूद भी वो संपत्ति जो है वो हमारा नहीं होगा। एग्जाम्पल, हम लोग जिस घर में रहते हैं, हो सकता है अगर रेंट पर हो तो घर के मालिक को हम हर मंथ पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या एट द एंड घर का मालिक ये कह रहा है कि नहीं भाई आप बहुत दिन से रेंट पेमेंट कर रहे हो, हमको रेंट दे रहे हो, जाइए ये वाला घर हम आपको लिख दिए, ये वाला घर पे आप आज से फ्री में रह सकते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? या वो घर एट द एंड किसी एक समय के बाद वो हमारा हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी कंटिन्यूअस बेसिस पर रेंट पे कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उस एसेट पर जो है वो अपना मालिकाना हक जो है वो सामने वाला पार्टी नहीं रख सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास कहता है, दे मस्ट हैव टू पे रेंट इवन इफ बिजनेस इज मेकिंग लॉस। यानी उस बिजनेस को, उस कंपनी को हमेशा ही पेमेंट करना है, चाहे वो कंपनी लॉस में हो जाए, उससे उस बिजनेस के या फिर उस एसेट के ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि अगर हम रेंट पर रह रहे हैं, अगर हमारा जॉब छूट गया तो मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जॉब छूट गया या आप बीमार हो या कुछ भी हो, मकान मालिक बस केवल सीधा एक ही सवाल बोलेगा, आपने मेरे मकान में रहा तो आपको रेंट तो देना है, चाहे वो आप जो है वो नेक्स्ट मंथ दोगे, दोनों मंथ का जोड़ के दोगे, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। तो वही यहाँ पर भी इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अगर बिजनेस लॉस में भी चली जाती है फिर भी एसेट का ओनर जो होता है वो उस एसेट के बिहाफ पे रेंट लेना कभी भी बंद नहीं करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट हमारे सामने बन कर आ जाता है लीज फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने लीज फाइनेंसिंग को पढ़ा, लीज फाइनेंसिंग के मतलब को समझा और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ा। तो अभी आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर को हम लोगों ने आधा से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है और आधे से ज्यादा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस को पढ़ लिए। इस वाले वीडियो में हमको एक और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ाना था जो हमारा कहता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन हमारे पास स्पेस की कमी हो गई, जिसकी वजह से मैंने उस वाले पार्ट को, उस वाले पॉइंट को इस वाले वीडियो में कवर अप नहीं किया है। तो उस वाले पार्ट को यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले पॉइंट को हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड अब 2 या 3 और वीडियोस आएंगी और उसके बाद ये वाला चैप्टर भी जो होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो को यहाँ तक देख कर ये लीज फाइनेंसिंग वाला टॉपिक भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 8 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये वाला पॉइंट, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 8 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।